नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। बांग्लादेश के निर्माण में इंडिया की अहम भूमिका थी। और देखो, आयरनी ये है, चाइना जिसने कई सालों तक बांग्लादेश को एक अलग से देश के रूप में स्वीकार भी नहीं किया था। बांग्लादेश में कोई भी सरकार रही हो, वो एक बात पर सहमत रही है कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, लेकिन इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने को लेके बांग्लादेश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डिवाइडेड रही है। खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर थी, अब इनको सजा हो चुकी है, ये जेल में है। इनको प्रो पाकिस्तान माना जाता है। मतलब जब भी ये सत्ता में आई, इन्होंने पाकिस्तान का ज़्यादा साथ दिया बजाय इंडिया के। मतलब इनके कार्यकाल में बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट जो कैंप्स हैं वो पनपने लगे। और दूसरी तरफ शेख हसीना, ये अवामी लीग पार्टी की लीडर हैं। ये इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन इस्टाब्लिश करने की पक्षधर हैं। हमारे लिए देखो, अच्छी चीज़ ये है, 2009 के बाद से ही शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और अभी फ़िलहाल इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस का सबसे अच्छा पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो पार्टी, वो लीडर बांग्लादेश के जो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो या तो जेल में हैं या फिर सत्ता में नहीं हैं, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम है। और शेख हसीना जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की पक्षधर हैं, ये फिलहाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं फिलहाल इंडिया और बांग्लादेश के। हम नेक्स्ट अब ये जानते हैं बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस है क्यों इंडिया के लिए। पहले जियोपॉलिटिकल रीजन्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट है कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करने के लिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है। देखो, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो मेनलैंड से कनेक्ट होता है एक छोटे से कॉरिडोर की सहायता से। ये है चिकन नेक कॉरिडोर। जबकि बांग्लादेश अगर हमें ट्रांजिट रूट प्रदान करे तो नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करने के लिए बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये सारे जो देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इन सब के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी बांग्लादेश एक प्रकार से गेटवे है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग साउथ एशिया एज ए रीजनल पावर। साउथ एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सार्क, उनको सफल बनाने के लिए भी बांग्लादेश की आवश्यकता है, ताकि आसियान, यूरोपियन यूनियन, इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरह सार्क भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के इमर्ज हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और सी लेन्स को सिक्योर करने के लिए भी बांग्लादेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट, फाइटिंग टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पाकिस्तान देखो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान कहीं से भी टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है इंडिया में। नेपाल के थ्रू भी पहले काफ़ी टेररिस्ट आया करते थे, और जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो काफ़ी टेररिस्ट कैंप चलते थे बांग्लादेश की धरती पर। और इससे भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं, पहले वो भी इंडिया में किसी प्रकार के अटैक को कैरी आउट करके बांग्लादेश में चले जाते थे। तो अगर हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं तो बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। समझ गए। नेक्स्ट है टू कंटेन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये पॉइंट कवर हो गया। बैलेंसिंग चाइना। चाइना का जो आधिपत्य है, दबदबा है, वो बढ़ता जा रहा है। और जबकि देखो, साउथ एशिया में अपने कल्चर के कारण, ज्योग्राफी के कारण, इकोनॉमी के कारण इंडिया एक नेचुरल लीडर रहा है। और अब जबकि चाइना के द्वारा इंडिया की लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है साउथ एशिया रीजन में, तो चाइना को बैलेंस आउट करने के लिए हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है, ताकि चाइना के बढ़ते डोमिनेशन को रोका जा सके साउथ एशिया में। नेक्स्ट, BBIN। BBIN का क्या मतलब है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और बिम्स्टेक।
ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, इनमें भी इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है। इनको भी सफल बनाने के लिए बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, इकोनॉमी संबंधित रीजन्स की बात करते हैं। बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बायलैटरल ट्रेड। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड अभी फिलहाल $9 बिलियन के आसपास है, लेकिन पोटेंशियल देखो 4 गुना ज़्यादा है। तो काफ़ी स्कोप है ट्रेड रिलेशंस को फर्दर बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर सकती हैं और बांग्लादेश से भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। नेक्स्ट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। बांग्लादेश ने देखो काफ़ी एरियाज में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे सैनिटेशन हो गया, ओपन डेफिकेशन पर लगाम लगाने की बात हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के दूसरे इंडिकेटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की बात हो, गरीबी को कम करने की बात हो, इन सब एरियाज में बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इंडिया को काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है बांग्लादेश से। नेक्स्ट है कोऑपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? ब्लू इकोनॉमी का सिंपल मतलब देखो ये होता है, ओशियंस जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल सस्टेनेबल वे में किया जाए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो लाइवलीहुड है लोगों का वो भी इम्प्रूव हो, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट ना हो। रिसोर्सेज सस्टेनेबल वे में यूज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओवर एक्सप्लॉइट कर लो और आने वाली जनरेशन्स के लिए जो ओशियन संबंधित रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये काइंड ऑफ मतलब है ब्लू इकोनॉमी का। तो ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस है। और लास्ट, कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड है। ये तो 1947 के पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे और बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। अदरवाइज़ पहले हिस्ट्री शेयर्ड है, हेरिटेज भी कॉमन है, कल्चर भी काफ़ी कुछ मैच करता है। तो इस प्रकार से हमने वेरियस डायमेंशंस में बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस को समझा। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर आ रही हैं इलेक्शंस के बाद। हाल ही में बांग्लादेश में भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए और इंडिया में भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। तो दोनों देशों में इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की ये पहली विजिट होगी इंडिया में। वो अपनी बायलैटरल विजिट के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया इकोनॉमिक समिट को भी एड्रेस करेंगी। अब नेक्स्ट देखो हम ये जानते हैं पिछले कुछ सालों में क्या अच्छा हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में, और उसके बाद हम इस बारे में भी बात करेंगे चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में जो रिलेशंस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो पिछले कुछ सालों में जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं 2009 से ही बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल होना अब बंद हो गया है इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मतलब खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी तो खुले आम टेररिस्ट कैंप चलते थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप चलते थे, लेकिन शेख हसीना ने स्ट्रिक्ट नो कह दिया है, कार्रवाई हुई है। तो अब इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव नहीं हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में। पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो इंडिया की कुछ ज़मीन इस प्रकार से बांग्लादेश के एरिया में थी इनक्लेव के रूप में, और बांग्लादेश की कुछ ज़मीन इंडिया में थी इनक्लेव के फॉर्म में। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी उन लोगों को जो इनक्लेव्स के अंदर रहा करते थे। लेकिन लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2015 में कि हमारे जो इनक्लेव्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनको आप रख लीजिए, और बांग्लादेश ने कहा हमारे जो इनक्लेव्स हैं आपके देश के अंदर उनको आप रख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, बायलैटरल ट्रेड काफ़ी बड़ा है, हालांकि पोटेंशियल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी पिछले कुछ सालों में बायलैटरल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की ये शिकायत हुआ करती थी कि ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश के पक्ष में और जबकि ट्रेड सरप्लस है इंडिया की तरफ से, मतलब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया को, ये शिकायत रहा करती थी बांग्लादेश की हमेशा। तो इंडिया ने कुछ नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया। नॉन टैरिफ बैरियर देखो जैसे ये होते हैं, हम आपके देश से आम नहीं इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके देश से जो आम इंपोर्ट होते हैं उनमें फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन टैरिफ बैरियर का। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, जैसे हमने कोटा रख दिया
कि इतने क्विंटल आम हम आपके देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया ने रिमूव कर दिए। बांग्लादेश अब अपना एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में इंक्रीज कर पाया है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इंडिया में 42.91% बढ़ गया है और 1.25 बिलियन पहुंच गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के आंकड़े हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है। पहले देखो, इंडिया बांग्लादेश को 660 मेगावाट पावर दे रहा था और अब इंडिया बांग्लादेश को एडिशनल 500 मेगावाट पावर दे रहा है। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में 1600 मेगावाट का एक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है डेडिकेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टिविटी से संबंधित है। ढाका कोलकाता, कोलकाता खुलाना, ये ट्रेन सर्विसेज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी चल रही हैं। अगरतला अखौरा रूट ये अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्टेड है। और देखो, बांग्लादेश से लोग आते हैं इंडिया में, इंडिया से जाते हैं बांग्लादेश में, लैंड रूट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं आने जाने के लिए बजाय के एयर रूट पर। 5 एडिशनल बस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में और इस साल मार्च में ढाका कोलकाता क्रूज शिप को भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट टूरिज्म से संबंधित है। 2018 में जितने टूरिस्ट इंडिया में आए उनमें से 21.6% बांग्लादेश से आए। और देखो, इंडिया की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ सेक्टर में सस्ते से इलाज हो जाता है, तो जितना रेवेन्यू इंडिया को मेडिकल टूरिज्म से प्राप्त होता है, बांग्लादेश उसमें 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो कहने का मतलब ये है, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में इलाज करवाने के लिए। तो ये हमने अच्छे पॉइंट्स की बात की, जो कुछ अच्छा हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में पिछले कुछ सालों में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। देखो, तीस्ता रिवर के पानी के बंटवारा जो है वो एडहोक रूप से हुआ था 1983 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच। शेयर इस प्रकार से है, 25% जो वाटर है वो तो अनएलोकेटेड रहेगा, बाकी 39% इंडिया को मिलेगा और 36% बांग्लादेश को मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो रंगापुर रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है तीस्ता रिवर में समय के अनुसार पानी के लेवल के कम होने की वजह से। देखो, पानी कम होता है रंगापुर रीजन में, इसलिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। किसानों के लिए जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। तो बांग्लादेश के रंगापुर रीजन में लोगों का इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो बांग्लादेश की मांग ये है, तीस्ता को लेके एक नया एग्रीमेंट साइन करे इंडिया हमारे साथ। 2011 में क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन होने ही वाला था। किस प्रकार से, तीस्ता रिवर का 20% जो पानी है वो तो अनटच रहेगा, उसको ना इंडिया लेगा ना बांग्लादेश रहेगा, ताकि तीस्ता रिवर में पानी का जो फ्लो है वो मेंटेन किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि पानी का फ्लो बिल्कुल ही कम हो जाए तीस्ता रिवर के अंदर। और बाकी 42.5% जो पानी है वो इंडिया लेगा और बचा हुआ 37.5% जो पानी है वो बांग्लादेश को मिलेगा। इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन होना था 2011 में, लेकिन हो नहीं पाया था। जब एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी, इन सबको जाना था बांग्लादेश में, तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐन मौके पर मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी बांग्लादेश में और ये एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो पश्चिम बंगाल के किसानों को नुकसान होगा। फिर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी ये कोशिश की गई थी कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया का हमारा काफ़ी साथ दिया है और एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो बांग्लादेश के लोगों की गुडविल भी हमें हासिल होगी। लेकिन अभी तक तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है। तो ये चैलेंज है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में। नेक्स्ट चैलेंज है एनआरसी। एनआरसी कंडक्ट हुआ असम में इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान के लिए। तो बहुत से पॉलिटिशियंस के द्वारा इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से भाग के आए हैं, इनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें रिलेशंस को स्पॉइल करती हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर किलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। बांग्लादेश के देखो बहुत से लोग इंडिया में आना चाहते हैं इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से, और काओ कैटल की स्मगलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी बार बीएसएफ के द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और मौत हो जाती है उन लोगों की जो इलीगल रूप से इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर स्मगलिंग की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल इशू है बांग्लादेश में।
बीएसएफ का ये बोलना है कि वो लोग जो कैटल की स्मगलिंग करते हैं वो हम पे काफ़ी बार फायर कर देते हैं और हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमें मजबूरी में गोली चलाना पड़ता है। लेकिन देखो, जब से इंडिया ने कैटल के एक्सपोर्ट को बैन किया है तो स्मगलिंग भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन बॉर्डर किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये काइंड ऑफ सीरियस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी ये बोलते हैं कि जितना बड़ा क्राइम हो उतना मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, और अगर कोई स्मगलिंग की कोशिश करे तो भी उन पर फायरिंग करना उचित नहीं है, उनको जान से मारना उचित नहीं है। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट है, इंडिया ने बांग्लादेश को 2010 से लेकर अभी तक $7.362 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म के कारण काफ़ी कम वो इस्तेमाल हो पाई है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी स्लो है। इसके लिए रेड टेपिज्म जिम्मेदार है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिम्मेदार है, जैसे इंडिया के एग्जिम बैंक से अप्रूवल लेना पड़ता है। 2017 में शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई थी, तो उस समय 2 डिफेंस पैक्ट भी साइन हुए थे और उस समय इंडिया ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की थी ताकि बांग्लादेश युद्ध सामग्री इंडिया से परचेज कर सके। इन पर भी प्रोग्रेस काफ़ी धीमी है। नेक्स्ट रोहिंग्या का इशू है। आपको पता है म्यांमार से ऑलमोस्ट 10 लाख रोहिंग्यास भागकर बांग्लादेश में आ गए क्योंकि म्यांमार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। बांग्लादेश इंडिया से चाहता है कि आप हमारी मदद करो रोहिंग्या इश्यूज़ को टैकल करने में और उनको वापस भेजने में। इंडिया ने थोड़ी बहुत मदद तो की बांग्लादेश की, लेकिन जिस लिहाज से बांग्लादेश का साथ इंडिया को देना चाहिए था, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश की जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया से, उस एक्सपेक्टेशन को इंडिया पूरा नहीं कर पाया। ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो इंडिया को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, मीडिएशन का काम करना चाहिए था म्यांमार और बांग्लादेश के बीच, लेकिन वो मीडिएशन का काम अब चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो बस इतने ही चैलेंज हैं। लास्ट में अब कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं पिछले 10 सालों में रिलेशंस काफ़ी मैच्योर हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, लेकिन रिलेशंस को आगे ले जाने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। 74th UN जनरल असेंबली का जब सेशन ऑर्गेनाइज हुआ तो साइडलाइंस पर मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया NRC और वाटर शेयरिंग जो इश्यूज़ हैं इनको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और NRC इशू को लेके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी जल्द ही साइन कर लिया जाएगा। तो अब आवश्यकता है इन चीज़ों को अमल में लाने की। एक लाइन जिसका इस्तेमाल कंक्लूजन में किया जा सकता है, शेख हसीना की जो भारत की यात्रा होगी ये रिलेशंस को एक लेवल आगे लेके जाएगी और 3 C's को स्ट्रेंथन करेगी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंसोलिडेशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।